हम्म, हम्म, आपको शेयर करना पड़ेगा ये सारा। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो इन चीजों को पहले हम लोगों ने कल देख लिया था कि नहीं, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, राइट। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तब होता है सर, जब इसका रेशियो R1 बाई R3 इज इक्वल टू R2 बाई R4 होता है। ये मैंने बता दी थी ना, तब होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे पहचानेंगे सर? तो ऐसे पहचानेंगे कि देखिए सर, कर सेल से एक रास्ता चल रहा था, इस रास्ते के दो अलग अलग नए रास्ते बने, वो अपना फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाके मिल गए। अब ये दो रास्तों के बीच में एक ब्रिज बना था। तो आपको ऐसा फिगर दिखता हुआ कोई भी ऐसा आ जाए कि जैसे ऐसा दिखने वाला हो, कि कभी लग जाए कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो, तो आप ये चीज ध्यान में दीजिएगा कि क्या, कि सर देखते हैं, आपके अनुसार बोल रहे थे कि आप कभी ऐसे बता तो रहे थे कि एक रास्ता दो रास्तों में बंटना चाहिए। तो देखिए सर, एक रास्ता चला था, ये तीन रास्तों में एक्चुअली बट रहा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली स्टोरी तो नहीं फॉलो कर रहा है, ये वाली चीजें। यहां से यहां कंडक्टर लगा दिया सर, इसके पास अक्रॉस ब्रिज होना था। ब्रिज का अर्थ क्या है? एक रेसिस्टर। गैल्वेनोमीटर है तो उसके भी अंदर अपना रेसिस्टेंस होता है। तो मैंने ये बोला था कि ये दो अलग अलग बातें हैं, कि इसमें I इज इक्वल टू 0 होना और साथ में I इज इक्वल टू 0 होना, प्लस एंड R इज नॉट इक्वल टू 0 होना। दो ये अलग अलग बातें हैं। इसमें एंड लगा के R इज नॉट इक्वल टू 0 है इस बारे में। I इज इक्वल टू 0 और ये करंट ऐसा एक कंडक्टिंग वायर अगर से जोड़ती है, ये केस अलग है और ये केस अलग है। ठीक है, और आगे देखेंगे इनके केसेस के एग्जांपल्स भी देखेंगे। और तब आपको बोल दिया था, आपको याद है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का क्या होता है? आर इक्विवेलेंट निकालना। अगर आपके पास R1 R2 R3 दे रखे हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसके जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो क्या होगा रेसिस्टर का? सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड कर देंगे। इसमें सबको याद है ना? और अगर हमारे पास पैरेलल में कॉम्बाइंड हो, यानी एक रेसिस्टर ऐसे ना हो के ऐसे कंबाइंड हो, तीनों रेसिस्टर, और हर रेसिस्टर का अपना रेसिस्टेंस R1 होगा, इसका R2 होगा, इसका R3 होगा, और इसके इक्विवेलेंट एक रेसिस्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन का, तो इसका रेसिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और वो इस दोनों इसके साथ कैसे संबंध बनाएगा? 1/R इक्विवेलेंट। वो इस सिस्टम से देखेगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे बंधा होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का पर्पस है कि मैं उन कॉम्बिनेशंस का किसी दो टर्मिनल के अक्रॉस जो चूज किया हूं, उसके अक्रॉस एक सिंगल रेसिस्टर से रिप्लेस कर देता हूं, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि उस कॉम्बिनेशन के कारण प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, सिर्फ रिप्लेस कर देता हूं बोलना गलत है। रिप्लेस करने के लिए तो आप कोई भी लेके आते रहोगे। अब मान लो कि यहाँ पे आपके पास पैरेलल है, आप इसके पास 1 ओहम लेके आए हो, इसका लगा हुआ है, इसका भी 1 ओहम है, इसका भी 1 ओहम है। आपको याद है पैरेलल में मैंने बोला था, जब कैपेसिटर में जो बोला था कि कैपेसिटर में जब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होते हैं, तो वहां पे सी इक्विवेलेंट इसके रूल्स फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे वाले टाइप के। तो वहां पे मैंने बोला था C/N वाला फॉर्मूला लगाते हैं जब सब आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा कि R इक्विवेलेंट यहाँ पे लगेगा R/N। सबका ये रेसिस्टेंस क्या है? R है।
और टोटल नंबर कितने n। तो यहाँ पे अगर आपने मान लेते कि सबका 3 है, 3 ओहम है, 3 ओहम है, 3 ओहम है, तो आपके पास 3/3 आके 1 ओहम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस जो इस कॉम्बिनेशन से एक रिप्लेस करेंगे जिसका 1 ओहम होना चाहिए। तो देखिए एक स्पेसिफिक वैल्यू वाले से ही रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा रेजिस्टर ले आएगा और बोल देगा कि 2 ओम का है सर, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को हटा के इन दो टर्मिनल के अक्रॉस एक रेजिस्टर जोड़ते हैं, उसी को तो आप इक्विवेलेंट बोलते हो, तो ये इस बार मैंने 2 ओम का ले आया हूं। ऐसा नहीं कहेंगे, मैंने दूसरा क्या बोला, इफेक्ट सेम प्रोड्यूस करेगा, ये इफेक्ट सेम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज का सबको याद है ना। यस सर। और इसका कैसे निकालते हैं ये देख लिया था। सीरीज का सिंपल है, R1 और R2 क्या हो जाते हैं सीरीज में, R3 R4 क्या हो जाते हैं सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो सिंपली एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर होता है। तो यहां से R1 प्लस R2 आ जाएगा और नीचे में R3 प्लस R4। अब R1 प्लस R2 जो है वो पैरेलल में है किससे, R3 प्लस R4 वाले से, तो फिर उसका पैरेलल वाला सीधे वो फॉर्मूला लगा देंगे, R इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसके लिए R1 कौन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन वाला, इसके लिए R2 कौन सा है, ये पूरा कॉम्बिनेशन वाला। तो इसका R1 हो गया इसके लिए, मतलब इसको R1 डैश कह लो यार, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। तो R1 डैश आपके लिए हो जाएगा R1 प्लस R2, R2 डैश जो हो जाएगा R3 प्लस R4, इन दोनों का पैरेलल वाले में। तो ये देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट R1 प्लस R2, R3 प्लस, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इनका सम। है ना, समझ में आ गया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल पे आता है, आपको देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। यहाँ पे याद रखिएगा कि ये सीरीज में अगर आपके पास सेल है, कैसे सोचिएगा सीरीज में, तो सिंपल सी बात है, सीरीज में जो आई फ्लो कर रही है वो सब में फ्लो करेगी। देखो, और सब में वही आई फ्लो कर रही है, तो ये सीरीज में है। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चंस करोगे तो दिख जाएंगे चीजें सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। तो इस केस में जो अब इसके अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ, एक मिनट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का देखने जा रहे हैं। अब मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि सी इक्विवेलेंट निकालना समझाया था, सी इक्विवेलेंट। उसके बाद अभी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना समझाया था। अब आपके पास ई इक्विवेलेंट भी निकाला जाएगा। ई इक्विवेलेंट क्या होगा कि अगर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है जिसका मान लेते हैं, एक बैटरी है जिसका E1 उसका ईएमएफ है, R1 उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, दूसरा जो है सेल हमारे पास उसका ईएमएफ जो है वो E2 है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। अब इन दोनों को, बैटरी को क्या किया हमने, सीरीज में जोड़ा है। तो सीरीज में जोड़ा है तो इसको एक किसी बैटरी से, एक बैटरी से, और उसका अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, इस कॉम्बिनेशन से मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सिंगल सेल से। यहाँ पे आपके पास 2 3 4 जितने भी होंगे उसको मैं एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर सकता हूं, और इसके जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसको एक सिंगल रेसिस्टेंस से ये रिप्लेस कर सकता हूं, गिवन दैट दे विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तब जाके ये क्या हो जाता है, सी, ये आपके पास इक्विवेलेंट सिस्टम आ गया। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट सेल आ गया एक प्रकार से, यानी इसका पूरा कंबाइंड इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो सकता है वो इससे सिंगल वाले से प्रोड्यूस हो सकता है। अगर ऐसा कहते हैं तो इसको मान लेते हैं ईएमएफ को, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, ई इक्विवेलेंट, और इसके जो रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस को वो आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। और ये आपस में कैसे संबंध बनाएंगे इसके साथ, वो ऐसा होगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, R1 प्लस R2।
तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को अक्रॉस ए बी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एक सिंगल सेल से, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जिसके साथ लगा हुआ होगा और उसका आर इक्विवेलेंट होगा, इसका ई इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ई इक्विवेलेंट होगा वो होगा E1 प्लस E2, और ये आर इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2। ये बात समझ में आ गई? तो एक सिंगल वाले से देखो हमने रिप्लेस कर दिया, दीज आर इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट है तो ई इक्विवेलेंट और E1 और E2 में क्या संबंध है, वो ऐसा आता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। सबको आ गई ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे में पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि ये दो लगे हुए हैं, आपके पास बैक सेल है E1 और E2, इसका ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ है E1 और E2, और इस सेल का ये देखो, ये एक सेल, अरे यार ये एक सेल है। हमने अब क्या बोला है कि अब जो हमारे पास सेल आएंगे वो जरूरी नहीं कि आइडियल सेल हो, कि उनके जो ये आर जो दिखाता है वो क्या इंटरनल रेसिस्टेंस है। और इंटरनल रेसिस्टेंस क्यों आता है? क्योंकि बैटरी जो अंदर में रखी हुई है वो एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखी हुई है। और आप देखोगे, आप जैसे अभी एक बात देखो, आप उसमें भी कंफ्यूज हो रहे होगे। देखो ये होता होगा ऐसा, आपके ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, ये एक ऐसा क्या होता होगा, दो मेटल्स ऐसे होते होंगे जो क्या रहते हैं, डिप्ड रहते हैं, किसमें, सोल्यूशन में। ठीक है, ये एक सोल्यूशन, एक कंटेनर है, मान लीजिए एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपने एक सोल्यूशन बना के रखा हुआ। ठीक है, और ये दो प्लेट्स हुए बैटरी के, ये पॉजिटिव कह लेते हैं, ये निगेटिव कह लेते हैं। पॉजिटिव निगेटिव का अर्थ ये हमेशा याद रखेंगे, पॉजिटिव का अर्थ हो रहा है हाई पोटेंशियल वाला प्लेट है। ठीक है, तो ये अपना अंदर में केमिकल रिएक्शन होते हैं वो डिसाइड कर देती है कि ये हाई पोटेंशियल वाला प्लेट होगा, ये लो पोटेंशियल वाला प्लेट होगा। तो हाई पोटेंशियल वाला प्लेट से अगर कोई मैंने एक एक्सटर्नल रेसिस्टर जोड़ दिया, एक बल्ब लगा दी मैंने और इसको कंप्लीट कर दिया। अब देखिए यहां से करंट आई फ्लो हो रहा हो, सर करंट हाँ आई फ्लो हो रहा होगा, यहां से फ्लो हो रहा होगा जब कंप्लीट सर्किट कर दिया है। फिर यहाँ फ्लो हो रहा होगा, यहाँ फ्लो हो रहा होगा, इस प्लेट पे जा रहा होगा। इसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद करंट यहां से यहां की ओर फ्लो हो रहा होगा। तो इससे सर क्या मालूम चला, ये देखो आपको मैंने एक बात बोला था, पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां से, नेचुरल फ्लो क्या होता है, हाई से लो पोटेंशियल की ओर अपने आप बढ़ता है कि नहीं? आपको नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कोई एक फील्ड में रखा हुआ है, कांस्टेंट फील्ड में। तो कांस्टेंट फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रखा है तो वो कहता है कि वो हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि ये होगा। अब क्योंकि Q हमेशा यहाँ पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज माना है मैंने, तो Q पॉजिटिव है, यानी फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो फील्ड के अलोंग करेगा। तो फील्ड के अलोंग वो मूव करना स्टार्ट करेगा। हम जानते हैं कि जब फील्ड के अलोंग हम मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, dV इज इक्वल टू माइनस टाइम E डॉट dr होता है। dV तब बढ़ता है जब हम E के अगेंस्ट जाते हैं। तो यहां वो हाई से लो पोटेंशियल की ओर बढ़ रहा है। तो ये देखिए यहां जो आउटर सर्किट है यहां पे आराम से चल रहा है, वो चल रहा है, आराम से बह रहा है, वो अपने नेचुरली बह रहा है, नेचुरली बहा जा रहा है। अंदर में नहीं बह सकता है, अंदर में लो पोटेंशियल से हाई की ओर जाना है, यानी लो से हाई की ओर जाना है। इसका अर्थ है कि चार्ज पार्टिकल को ऐसे जाना है, फील्ड के अगेंस्ट जाना है। तो वो इसकी कब जाएगा, जब आप इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो ये फोर्स कौन लगाता है, ये बैटरी लगाता है, यही बैटरी का वर्क होता है, यहाँ पे काम करता है। बाहर में तो कोई किसी को काम करने की जरूरत नहीं है, रेसिस्टर थोड़ी कुछ काम करता है। रेसिस्टर क्या करता है, सिर्फ रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे देख लो, आपने बोला था ना करंट के डायरेक्शन में जब हम फ्लो करते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है कि नहीं?
अगर मैं ए से बी की ओर जा रहा हूं तो पोटेंशियल मेरा ए से जितना मैं हायर पोटेंशियल पे हूं, बी से है लोअर पोटेंशियल पे होगा। और करंट के डायरेक्शन में जाता हूं तो अब मैं लिखता हूं हमेशा कि माइनस आई आर लिखता हूं जब केवीएल लगाता हूं। तो इसका अर्थ क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज अपना फ्लो कर रहा है, नेचुरली फ्लो कर रहा है। देखो हाई पोटेंशियल से लो की ओर तो अपने आप बह रहा है, ये रेसिस्टर थोड़ी बहा रहा है। रेसिस्टर तो उल्टा काम कर रहा है, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करके इसके कुछ एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो डिसिपेट कर देता है, हीट में कन्वर्ट कर दे रहा है। लेकिन बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ले जाना, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? अरे समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो ये बैटरी का केस होता है। अब ये देखो यहाँ पे वो रेसिस्टेंस अंदर में झेलता है, तो ये एक्चुअली पूरा कॉम्बिनेशन को हम सिंबॉलिकली ऐसे दिखा रहे हैं। इसका एक ईएमएफ, इस बैटरी का ईएमएफ, और एक R1 जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। अब इसको अगर आप कहो खत्म करते हैं, सोल्यूशन नहीं हटा देते, तो फिर बैटरी बनेगी नहीं। तो इसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक प्रैक्टिकल सेल है, ये दूसरा प्रैक्टिकल सेल है। इसको इस बार कैसे जोड़ा है? इस बार जोड़ा है कि दोनों के ऐसे एक साथ की टर्मिनल्स ऐसे जोड़ दिए हैं, ये रहा। तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर मैंने क्लेम किया कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूं एक सेल से, और एक इंटरनल, उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। और ये कैसे आपस में संबंध बनाएगा वो देखते हैं, और इस चीज को आज से हमेशा याद रखेंगे। अभी देखिए सीरीज वाले में ई इक्विवेलेंट आपको निकाल, अरे यार, सीरीज वाले में सीरीज वाले में ई इक्विवेलेंट आपको निकाला था तो क्या लिखा था? E1 प्लस E2 लिखा था ना। वहां ई सिर्फ ई के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इक्विवेलेंट, आपके पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ था। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, और आर इक्विवेलेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। इसी के लिए आप हमेशा याद रखिएगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल कैसे आप समझिएगा, अगर मान लेते हैं, आप ऐसे सोचते थे ना, अगर हमने एक बैटरी लगा दी, मान लेते हैं आइडियली कि R1 इसका 0 है, R2 भी 0 है, इसका दो बैटरी है, और ये आइडेंटिकल है, 1 वोल्ट इसका ईएमएफ है, इसका भी 1 वोल्ट ईएमएफ है। आप इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सोचने जाइएगा तो कैसा करिएगा? सर इसके लिए आपको ई इक्विवेलेंट होना चाहिए था एक का जो भी है डिवाइडेड बाय एन, यानी 2, तो V/2 आना चाहिए इसका। लेकिन आएगा V कैसे सर? सर देखो यहाँ पे, सर एक बात समझो, बैटरी यहां से बोल रहा है कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऊपर वाले से हम जाते हैं, केवीएल लगाते हैं, तो मैं सिर्फ इस प्लेट को पास करूंगा तो मुझे आएगा 1 वोल्ट। अभी भी इसी प्लेट को पास करूंगा तो भी मुझे आएगा 1 वोल्ट। तो अगर मैं एक प्रकार से ए और बी के अक्रॉस एक ऐसे सेल से क्रॉस करना, मतलब इसको इफेक्ट कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझे बैटरी से ऐसा बैटरी लगाना पड़ेगा जो कि हमेशा ए और बी के अक्रॉस कैसा फील कराए, 1 वोल्ट चेंज आ रहा है। लेकिन ये वाला ऐसे आप माइंड में रखते तो ई इक्विवेलेंट कैसे, आप जैसे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पैरेलल सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास R1 और R2 दे रखा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, तो आप लिखोगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसी बेसिस पे कुछ बच्चे सोच लेंगे कि ई इक्विवेलेंट भी ऐसे ही हो जाएगा इसमें, तो यहां पे रख दो E1 इंटू E2 डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2, क्योंकि E दोनों में सेम है, E1 E2 सेम है, तो ऊपर में हो जाएगा E1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E1। E1 से E1 एक कट जाएगा, E1/2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां क्या होता है? E1/R1 प्लस E2/R2, जितने होंगे सबके अपने लिखते जाएंगे, EN/RN मल्टीप्लाइड बाय
आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट क्या होता है? ये वाला। और इसको निकालने के लिए कैसे सोचेंगे? जब ये आप निकाल रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप सारे बैटरी को भूल जाइएगा, उसको हटा के सीधे सिर्फ एक रेसिस्टर रख दीजिएगा। तो यहां का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो एक्चुअली इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी के लिए देखिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इसका यूज अब हम करेंगे। अभी आप समझ में आएगा इन चीजों का। चलो ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो, मैं सही बता रहा हूं, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो इसको। आंसर भी आ गया, सॉरी आंसर तो पहले बता दिया। इसको ट्राई करो, मैं दो मेथड से बताऊंगा इसको। ठीक है, तो पहले इसको ट्राई करो, आप आता है कि नहीं। देखो, आराम से चिल होके काम करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अब आना चाहिए। ठीक है, मैं 3-4 मिनट का देता हूं टाइम, आप ट्राई करो इसको, देखो कैसे कर सकते हो। आपको चलो हिंट देता हूं, आपको एक हिंट देता हूं। एक बात देखने की कोशिश करो, क्या ये एक सेल है? ऐसा लग रहा है क्या ये एक सेल है जिसका ये R2 क्या है? एक इंटरनल रेसिस्टेंस है। क्या ये एक सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ नहीं है? क्या ये दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है? पैरेलल वाला बन रहा है कि सीरीज वाला? क्या R1 को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बना सकते हैं क्या? ऐसे कोशिश करो, ट्राई करो। लेकिन देखो, ये मत सोचना कि मैं नहीं देख रहा हूं, आप ट्राई करते रहो। मैं आपको कंफर्टेबल फील करा रहा हूँ कि बीच में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है ना? लेकिन ट्राई करो। मैं सब बैठ के, आप जब से ही चार्ट बॉक्स में पहला आंसर आएगा मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे देखना बेटा, ए और बी जो पॉइंट है, क्या उसी पॉइंट के अक्रॉस कोई दूसरा सेल वाला इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ लग रहा है? क्या दूसरा सेल वाला वैसे लग रहा है? तो क्या वो दोनों सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या? अगर बन सकते हैं तो फॉर्मूला वैसे लग सकता है क्या?
अच्छा टाइम लग रहा है, चलो ठीक है, ये वाला मेथड ट्राई करना, ठीक है, ये मेथड आपने ट्राई करना, नहीं तो आपको मैं दूसरा मेथड से बता रहा हूँ अभी। ये मेथड लेकिन आप ट्राई करो, क्योंकि देखो अब आपको क्वेश्चंस में पता है पैटर्न पढ़ने हैं, ये आपको ढूंढने हैं। सेम चीज अब गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, सेम चीज पढ़ेंगे, आपको ना डेटास को वैसे देखने पड़ेंगे, कोशिश करना पड़ेगा कि वैसे देखूं मैं उस चीजों को, बहुत शॉर्टकट बन जाता है। ठीक है, एक जो यूनिवर्सल तरीका है जो मैं उस पर कर रहा हूँ, ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस वाला सब आप ढूंढना, ये चीज आप जब तक ले ढूंढोगे नहीं ना तब तक ले होगा नहीं। समझ रहे हो कौन सा सीरीज में है, कैसे पैरेलल में है, कॉम्प्लेक्स सर्किट बन के आएंगे, उन चीजों को आप ढूंढना। मैं यूनिवर्सल मेथड से बता देता हूँ। ठीक है, यूनिवर्सल मेथड क्या रहेगा, जैसे दो बैटरी का खेल देखा, क्या करोगे, एक पॉइंट को किसी को जीरो बना दोगे, एक पॉइंट बस ले सकते हो, ये नहीं कि यहां वाला जीरो बना दिया तो इसको भी जीरो बना सकते हैं, ना ना ना, एक को जीरो बनाओगे तो ये जीरो, तो यहाँ पे इधर वाला पॉइंट 10 होगा कि नहीं, भाई केवीएल लगा लो, यहां से जीरो से चले, पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा, वीबी का जो होगा, यहाँ पे मान लेते वीबी कहाँ से चले, यहाँ से चले, ओ से चले, तो वीबी से ओ से चले, सॉरी सॉरी ओ से चले, तो वी ओ से चले, पॉजिटिव प्लेट से निकले तो +10, और कहाँ पहुंच गए, बी पे पहुंच गए, तो वीबी क्या है, V0 +10 होगा, तो V0 क्या मान रहे, जीरो, तो जीरो, तो यहां पे आ जाएगा 10। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. अगर ये जीरो तो बताओ वायर के कुछ कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, ना रेसिस्टर मिल रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो। ठीक है, ये भी जीरो। फिर उसके बाद यहाँ पे और कौन से पॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे और पॉइंट ये नहीं बन रहे, चलो ठीक है। उसके बाद ये चीज मैंने कर दिया, ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो। उसके बाद यहाँ पे मान लेते, अब देखो यहां से क्रॉस किया, अब नहीं मिल रहे, अब तो वायर पे सीधे नहीं जा रहे, अब तो मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे सी पे मान लेते वीसी, तो ये भी वीसी, तो ये वीसी, तो इसको पे क्या होगा, 10 होना चाहिए बी पे। तो अब देखो यहाँ पे से बैठ रहा है एक चीज, या तो आप ऐसे समझो या तो ऐसे समझो, यहाँ पे वीसी मत से लगाओ, यहाँ 10, अब देखो बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, अब यहाँ निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं ना, तो निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से ऐसे कर लेंगे, ये बी मानेंगे, इसको मानते हैं समथिंग पॉइंट, इसको मानते एम, तो यहाँ बी से चलेंगे, बी से चलेंगे, चले 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 चले, यहाँ निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, तो -10 इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गया, वी एम पे, तो वी बी हमारा कितना है 10, -10, तो वी एम बन रहा है, वी एम क्या आ रहा है, जीरो। आ रहा है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. यानी देखो इसका अर्थ कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो अगर ये पॉइंट को 10 मान रहे हो तो इसको जीरो मानना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस देखो जीरो आएगा, डिफरेंस 10 आएगा, इनके डिफरेंस अक्रॉस 10 आ रहा है, 10 - 0 10 होता है। अगर यही अगर 20 लिखा रहता तो यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ 10 आ जाता, तब देखो 20 - 10 डिफरेंस 10 आ रहा है। अगर हम यहाँ 20 मानते तो, या 20 आता तो, ठीक है, तो यहाँ 10, तो ये आ गया आपका जीरो, तो ये जीरो, तो ये भी जीरो। ठीक है, अब सारे पॉइंट लिख दिए, सब कुछ हो गया। अब एक काम करना उसके बाद, अब यहाँ पे तो आंसर दिख जाएगा आपको, यहाँ आंसर दिख जाएगा क्या, R2 से R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस पॉइंट पे एक टर्मिनल इसका जीरो से जुड़ा हुआ है, दूसरा है भी जीरो से जुड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो रहा है, R2 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, अरे ये मान लो ना, इस पॉइंट को मान लो कुछ x और y मान लो, समझ ऐसे सपोज करो, ये x और y के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको पूछा जा रहा है कि Vx - Vi, यही तो होगा डेल्टा Vxy,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स और वाई। तो ये क्या है, यहाँ वी एक्स भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, तो डेल्टा वी एक्स वाई 0 है। तो यहां इसके अक्रॉस पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो आई आर इज इक्वल टू वी होता है, तो ये 0, तो रेसिस्टेंस तो कुछ है, R2 वैल्यू है, लेकिन I 0 हो जाएगा। ये देख लो, यहाँ 0/R रख देना नीचे, इज इक्वल टू I आ रहा है, तो ये आ रहा है आपके पास 0, तो यहाँ R2 से कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? VA आपके पास क्या आ रहा है, 0 है कि नहीं? VA आपका 0 है, VB क्या है आपका 10, तो VBA आपको पूछूं क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो ये VB माइनस VA क्या लिखोगे, B क्या माना हुआ है, B 10 पे आ रहा है आपको, आप 10 कैसे आ रहा है, ये माना था मैंने, 0 माना था, उससे सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये 10 पे है, A क्या है 0 पे है, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा VBA, आपको क्या आ गया 10 आ गया, तो 10 आ गया, ये आपके पास ये V आया 10, ये मतलब ये ओहम्स लॉ लिखते हैं तो ये डेल्टा V होता है एक्चुअली, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। ठीक है, तो इसमें अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो ये डेल्टा VA ऐसे समझो, तो ये 0 ये 10 आ रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल टू I टाइम्स R कितना दे रखा है यहाँ पे, R कितना दे रखा है, ईच रेसिस्टर हैव रेसिस्टेंस 10 ओहम, तो ये देखो यहाँ पे ये 10 ओहम हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू, यहाँ R1 है ना, तो R1 हाँ 10/10 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, इसको मैंने जेनरिक मेथड क्यों कहा, क्योंकि अब हम ऐसे ही काम करेंगे। यहां सिंप्लिसिटी थी, आ गई, कुछ जगह सिंप्लिसिटी नहीं होगी, वहां पे हमें VX VY ऐसे लिखे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें भी हम देखेंगे, अभी धीरे धीरे वो चीजें आएंगी, इन चीजों का आगे आते जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला, और ढूंढने की कोशिश भी करो क्या सीरीज पैरेलल में चल रहा है, क्या कुछ पैरेलल और चल रहा है कि नहीं सीरीज में, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आपको अभी मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक्चुअली सोचने के लिए कहना चाहता हूं कि ये वाली बैटरी को देखो जहां पे इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है, वहां कैसे निकालते, अगर ऐसा केस बनता है कि ऐसे देख लो, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा दिया हमने, इसको R1 कहते हैं, इसको E1 कहते हैं, और इसको फिर ऐसे एक और दूसरे से लगा रखा है, इसको E2 कहते हैं, और इसका अपने इंटरनल रेसिस्टेंस R2 कहते हैं। ये एक प्रकार से E1 और E2 जो सेल है, सेल 1 और सेल 2 क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि नहीं? ये देखो, इसको ये एक सेल और ये एक सेल कैसे हैं, पैरेलल है कि नहीं? अरे पैरेलल में क्या होता है, इसका एक टर्मिनल जो देखो, कहते क्या है पैरेलल मतलब कैसे सोचते हैं भैया, ये क्या आप सेल लेके आए, इस सेल का दोनों टर्मिनल किसी एक से ही जुड़ा होगा, ये रहा, ये कॉमन टर्मिनल, इसके मतलब इसके एक टर्मिनल को मैंने इसके साथ बांध दिया, फिर इसी के दूसरे टर्मिनल को उसी के दूसरे टर्मिनल से बांधना पड़ेगा। सेल के वन, जैसे सेल का पहले एक सेल 1 लिया, सेल 2 लिया, सेल 1 का पहली बार क्या किया कि एक टर्मिनल को ज्वाइन कर दिया, अब पैरेलल में तभी ये कहलाएगा जब इस सेल 1 का दूसरा टर्मिनल भी सेल 2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, तो ये पैरेलल हो गया।
अब ये क्या हो गया, पैरेलल का कैपेसिटी। अब ये देखो, ये बाहर इसको ले लेते हैं आर, ये कैपिटल आर इसको कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको सिंप्लीफाई, ऐसे दिख रहा है कि नहीं, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको एक सिंप्लीफाई कर देंगे किससे, एक सिंगल वाले से, एक सिंगल सेल से, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, और ये होगा ई इक्विवेलेंट, और ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है सर, इसका आर अगर ये 0 हो, यानी यहां पे ऐसा हो, तो क्योंकि सर वहां पे ई इक्विवेलेंट का जो आप फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है आर इक्विवेलेंट 1 E1/R1 प्लस E2/R2, ऐसे केसेस चलते हैं। अब यहाँ R1 इसका 0 होगा तो इसमें तो इन्फिनाइट आने के केसेस है। तो कैसे ले कैसे नहीं ले, इसके लिए आपको मैं पहले टाइम दे रहा हूं, सोचिए इसके ऊपर क्या हो सकता है कि नहीं, कोशिश तो जरूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जनरल मेथड्स आपको जनरली ऐसे नहीं देते। यहां पे भी देखिए, एक प्रकार से आपको कोशिश, आप जो कर रहे हैं ना, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के थ्रू आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मालूम करेंगे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाला मतलब अप्रोच से अपनाना है? तो इसके लिए आपको 2-3 बैटरी साथ में दी रहेगी, आप उससे मालूम कर लीजिएगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाला अप्रोच हम अब लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो लगाइए, इस पे कोशिश कीजिए लगाने का, सेम तरीका है, कोशिश कीजिए। एक पॉइंट को किसी को 0 मानिए, फिर बैटरी के उस पॉइंट से बैटरी के या तो अक्रॉस जा रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो आगे वाला जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो अगर इसको 0 मान रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 10 है, तो इधर वाला टर्मिनल 10 आ जाएगा। ये अगर 0 माना है तो ये 10 आएगा। अब मैं यहां से 0 मान रहा हूं तो सी तक कोई मुझे ना कोई बीच में बैटरी मिला, ना कोई रेसिस्टर मिला, ना कैपेसिटर मिला, तो ये पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे होगा 0। ऐसे करके बनाइए और सब सॉल्व कीजिए। आप लीजिए टाइम, मैं समझ गया आपको डायग्राम बनाने में भी तो टाइम लगता होगा ना, मैं समझ गया, आप टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए आराम से।
क्या? अरे देखो कितना सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। ये जीरो बनाया, ये जीरो बनाया, अरे इधर नहीं बनाना, ये जीरो, ये जीरो बनाया। अभी देखो कैसे चल रहा हूँ, सी से डी चल रहा हूँ, यहां चला, ये भी जीरो आएगा। अब बताओ बैटरी को मैं क्रॉस कर रहा हूं तो यहां क्या वैल्यू दूं, बताओ क्या वैल्यू दूं, बताओ। अरे देखो ये रहा पॉइंट, मान लेते हैं इसको एम, तो वी एम से चालू किया, चला गया, बैटरी के कितने से आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से गुजर रहा हूं ना, तो +10 इज इक्वल टू यहां पहुंच गया, इसको मानते हैं एन, तो वी एन, तो वी एन क्या होगा, वी एम +10, वी एम क्या है हमारे पास, जीरो है, मान रखा है, तो 10 होगा। इस चीज को माइंड में अब कीजिए कि पॉजिटिव से निकल रहा हूं ना, अरे बैटरी के इधर वाले को हाई पोटेंशियल देना पड़ेगा, पॉजिटिव वाले को। तो 10 आ गया, यहां देखिए यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। अब बताइए R2 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे मानते हैं VB माइनस, यहां तक ये क्रॉस हुआ इसके, ये क्या आ रहा है 10 - 10, दैट इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास आ गया डेल्टा VAB। आपको डेल्टा VAB मालूम चल गया, तो डेल्टा VAB के लिए अब फिर सबके लिए ओम्स लॉ लगाते जाएंगे। डेल्टा VAB 0, डेल्टा VBA 0 आपके पास, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, करंट थ्रू दिस रेसिस्टर I2 मानते हैं इनटू रेसिस्टेंस R2। R2 को एक नंबर दे रखा है आपके पास, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईच रेसिस्टर शोन इन द फिगर हैज अ रेसिस्टेंस 10 ओम एंड ईच ऑफ द बैटरीज हैज वोल्टेज 10V। फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर R1 हमें निकालना है एंड R2, R2 के अक्रॉस। तो यहां पे देखिए ये 0, तो 0 I2 इज इक्वल टू 0/R2, मैं नहीं देख रहा हूं नंबर, कोई नंबर होगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो I2 यहाँ पे 0 होने वाला है। अब ये बताइए इसके R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VC कितना है, VA कितना है 10, VC कितना है 0, तो 10 आएगा कि नहीं। दिस शुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू I थ्रू दिस वन I1 इंटू रेसिस्टेंस R1। तो R1 आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो I1 आपके पास क्या आ रहा है 1 एम्पियर आ रहा है कि नहीं। अब बताइए I3 कितना होगा, बताइए। I3 कितना होगा, यहां देखिए इस रेसिस्टर के एक जो पहला टर्मिनल है वो है बी टर्मिनल, बी से देखिए बी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो वो आप कहिएगा, देखिए डेल्टा वी बी डी निकालना है, दैट इज इक्वल टू VB माइनस VD। आंसर देखिए VB इज इक्वल टू, क्यों मैं बी आगे ले रहा हूं, क्योंकि मैं बोला हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जब मैं बोल रहा हूं तो एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो हाई पोटेंशियल को से माइनस करेंगे लो पोटेंशियल, तो ये देगा डेल्टा BD दैट इज 10 - 0 दैट इज इक्वल टू 10। और ये जब आ गया उसके बाद मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, दिस इज इक्वल टू I इंटू जो I3 है इसमें से बह रहा है इस रेजिस्टर से I3 टाइम्स R3 इज इक्वल टू 10, और R3 आपके पास दे रखा है 10 ओम, तो इससे ये मालूम चलता है I3 भी 1 एम्पियर होगा। तो ऐसा करंट बढ़ना होगा कि ये बैटरी यहां से निकला, यहां ऐसे गया, यहां ऐसे गया और यहां चला गया, ये देखिए एक एम्पियर करंट ऐसे निकल रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, और दूसरा यहां से 1 एम्पियर करंट ऐसे बह रहा होगा और बीच में कुछ नहीं जा रहा होगा।
बात समझ में आया? आगे सर। आ गया ना? तो यही चीज हम काम करेंगे आगे आने वाले जेनरिक मेथड्स को। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा कि कुछ जगह पे आपको नहीं मालूम चलेगा। ये मान लेते कि यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक गए, तो यहाँ पे आप जो वीडी मानोगे, यहाँ पे मान लेते वीडी मानोगे, फिर यहाँ वीबी मानोगे, और सब में क्या करोगे, ये सारे रेसिस्टर के अक्रॉस क्या करते जाओगे, ओहम्स लॉ लगाते जाओगे। ठीक है, और कोई एक पॉइंट चूज करेंगे जहां से हम करंट फ्लो करेंगे, कोई एक नोड, कोई एक नोड चूज करेंगे। जैसे I2 और I1 इधर क्यों नहीं चूज किया सर? यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, I1 प्लस I2 लिखना ही पड़ेगा, KVL लगेगा ही सर। पॉइंट ए पे जितना इनकमिंग है उतना आउटगोइंग करंट होगा। इनकमिंग कितना होगा सर? तो इसको मानते हैं I3, तो I3 इसके पास इनकमिंग है, I3 शुड बी इक्वल टू, कौन कौन जा रहे हैं, I1 और I2 जा रहे हैं। तो I2 और I1 क्या है आपके प्ले, आउटगोइंग करंट, और इनकमिंग क्या है, I3। तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होता है। तो यहां पे लिखो या ना लिखो, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 पहले ही से हो गया। तो यहां से ऐसे करंट बहाएंगे, सारे रास्ते में जाते जाएंगे। यहाँ I2 गया 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 गया, उसके अनुसार क्या बनाते जाएंगे। जब डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे I3 लिखेंगे, और यहाँ I3 लिख के, और यहाँ क्या कर देंगे, I2 माइनस I3, और ऐसे बहते जाएगा, सारे सर्किट में ऐसे बहाएंगे। पहले पोटेंशियल डाल देंगे, फिर ये करंट डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करते जाएंगे, जितने रेसिस्टर होंगे सबके अक्रॉस ओहम्स लॉ लगा देंगे। उससे सॉल्व हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, ये जनरल अप्रोच है बेटा, समझ में आ गया? अरे कृष्ण बेटा आवाज आ रही है। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो यहाँ पे वही चीजें आ रही है, I2 हमारा 0 आ रहा है, और ये हो रहा है 1। अब एक और क्वेश्चन करके बताओ। यहां देखो, ये चीज आप करने की कोशिश करो। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस B, एक सेकेंड, इन द फॉलोइंग सर्किट। अब इसको मैं दो अप्रोच से बताता हूं। पहला अप्रोच जो मैंने आपको जेनरिक मेथड बोला, क्या बोला, एक नोड पकड़ेंगे, पकड़ा सर, फिर करंट बहा देंगे, इधर I1 बना देंगे, इधर I2 बना देंगे। इधर से क्या होगा, इधर वाला इनकमिंग I1 प्लस I2 अपने आप हो जाएगा। चलो I1 बहा, I1 बहा, I1 बहा, इधर I1 आया, इधर I2 आएगा इधर से, और इससे चला जाएगा I1 प्लस I2 अपना चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मानते हैं यहाँ पे इस बार 0, यहां पे भी ये क्या हो जाएगा, A पे 0, इस पे भी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब बैटरी को क्रॉस करते, ये पॉइंट यहाँ आता है, बैटरी को क्रॉस करते तो यहाँ पे क्या आएगा, -E2 आएगा कि नहीं इस बार, क्योंकि अब निकल रहे निगेटिव प्लेट से निकल रहे, तो 0 वाला अगर हायर पोटेंशियल पे है तो इसके लिए माइनस में होना चाहिए लोअर पोटेंशियल को। या आप ऐसे समझो, बैटरी से इधर से निकल रहे हैं निगेटिव में, तो ये E2 यहाँ पे जोड़ देना या घटा देना, कैसे करना है, इसके वैल्यूज में क्या जोड़ना है कि घटाना है, वो कैसे देखेंगे, किससे निकल रहे बैटरी के। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा कि नहीं, माइनस E1 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे VB एक समथिंग वैल्यू, तो यहाँ पे भी VB हो जाएगा, और यहाँ पे भी VB हो जाएगा। करंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, राइट, सब कुछ कर दिया ना। करंट पहले डिस्ट्रीब्यूट किया एक नोड लेके,
सब नोड पे क्या किया, पोटेंशियल के बारे में बात कर ली। फिर क्या करना है, सारे रेसिस्टेंस को ओम्स लॉ लिखते जाना है। बताओ इसके अक्रॉस कितना डिफरेंस, तो ये मानते हैं, चलो वीबी यहां पे लिखेंगे, वीबी माइनस टाइम, मानते हैं कि वीबी से अभी करंट कैसे बहाया है, ऐसे बहाया है। देखो करंट ऐसे बहाया है आपको, तो करंट ऐसे बहाया है तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा होगा, ये वाला साइड, तभी तो करंट ऐसा बहेगा भैया। ये देखो आपको लंबा डंडा छोटा डंडा समझाया था, लंबा डंडा छोटा डंडा, करंट ऐसे बह रहा है तो ये ऊपर वाला हायर इधर होगा और लोअर इधर होगा, तभी तो करंट बहेगा ऐसे। तो हायर पोटेंशियल कौन हो गया, बी पे हो गया। अब लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा हायर पोटेंशियल पे बी है और लोअर पे आपका ये है पॉइंट, समथिंग मान लो एम, तो वीबी माइनस आपके पास आएगा ये एम, वी एम। तो वीबी कितना है आपके पास, वीबी लिखा रहता है, अभी नहीं मालूम। वीएम कितना है, माइनस टाइम माइनस E1, तो प्लस E1 बना कि नहीं। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास डेल्टा वी बी एम आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेसिस्टर आ गया। क्या इसको ओहम्स लॉ लगाते हैं, R1 टाइम्स ये क्या होगा, यहाँ पे जो चल रहा होगा वो करंट होगा आपका I1 प्लस I2, है कि नहीं, यहाँ I1 प्लस I2 होगा कि नहीं ये करंट। टाइम्स R1, और ये कितना आएगा आपके पास, VB प्लस E1। दूसरा रेसिस्टर के लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, यहां देखिए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट कैसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, हमने माना ऐसे, करंट ऐसे बह रहा है, राइट। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, तो यानी इसका अर्थ यहां से लिखेंगे, यहां के लिए लिखेंगे, दूसरे के लिए लिखेंगे, तो यहां पे आएगा डेल्टा वी, हायर पोटेंशियल आपका ए पे है और दूसरा लोअर बी पे है, तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, दिस इज इक्वल टू वी ए क्या है, 0 पे है और वीबी क्या है, वीबी पे है, तो माइनस वीबी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस वीबी। आपके पास क्या आ गया, ये यहां से आप ओहम्स लॉ लगाइएगा, तो I1 टाइम्स R क्या है, R3, नीचे वाले के लिए लगाइए, नीचे वाले के लिए हायर पोटेंशियल कैसा होगा, करंट कैसा आपने माना है कि ऐसे बह रहा है, I2 ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो रेसिस्टर के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहता है, तो यहां पे आ जाएगा 0 माइनस वीबी यानी माइनस वीबी, और यहां आ जाएगा I2 R2। आपको क्या क्या नहीं मालूम है, वीबी नहीं मालूम है, I1 I2 नहीं मालूम है, क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कीजिए, ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको क्या मालूम है, I1 यहां से मालूम, I1 में अच्छा ये वाला मालूम नहीं है, वीबी ये वाला है, तो चलिए आप इसको वीबी को खत्म कर दीजिए, जितने भी वीबी है, जैसे पहले वाले में वीबी की जगह हमने रख दिया, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो वीबी हटा देते हैं यहां से, तो वीबी की जगह यहां रखते हैं I1 R3 इज इक्वल टू I2 R2, R1 R2 R3 आपको मालूम है, ये दिया हुआ रहेगा, मतलब ये क्वेश्चन इसके टर्म्स में आएंगे आपके आंसर, E1 E2 आपके इसके टर्म्स में आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां से आपको आ जाता है I1 इज इक्वल टू R2 बाई R3 इंटू I2। अब यहां से ऊपर वाले में से देखिए, ऊपर में क्या रख दीजिएगा आप, यहां पे से हमें I1 और I2 में आ गया, ऊपर वाले में V को फिर सॉल्व कीजिए, इसको ऊपर वाले में,
ऊपर वाले में सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा आपको, इसको इक्वेशंस है तो आपका ऊपर आएगा I1 प्लस I2। और देखिए इसको एक मिनट में मैं कैसे सॉल्व कर दूंगा, ये भी चीज देखिएगा, मेहनत अभी आप देखिए मेरे पहले, फिर उसके बाद आप मजे लीजिएगा। और यहाँ I2 R2 इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, ये दोनों इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ 1 और 3। ये VB माइनस हो गया, E1 आ गया। तो यहां से आप लिया ये रिलेशन I1 और I2 में, तो यहां देखिए I1 R1 और यहाँ 2 टाइम्स I2 R2, सॉरी I1 और R1 आ गया 2 टाइम्स I2 R1 I2। अच्छा ये वाला अलग हो जाएगा, I2 कॉमन आएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1। तो यहां से आपके पास आ रहा है, और यहां से I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास एक प्रकार से, मुझे क्या चाहिए, I1 चाहिए ना, I1 मुझे चाहिए, तो I1 मुझे निकालना है। तो यहां से ऐसा करता हूँ, I2 को ले लेता हूँ, यहाँ को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, I2 को लिख देता हूँ, I2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा R3/R2 इंटू I1। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए I2 की जगह, तो आपके पास आएगा I1 R1, देखिए कितना लंबा हो रहा है, R3 R2 I1, ये हो गया आपके पास I1 आ गया। तो I1 हो गया R3 R2 अच्छा I2 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करें, ये I1 आ गया, और R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1। इसके बाद सॉल्व कीजिए, कितना मुश्किल हो रहा है। ये I इज इक्वल टू आपके पास E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस यहाँ आपके पास आ रहा है R3/R2 इंटू R1 प्लस R2। उसके बाद फर्दर सॉल्व कीजिएगा, फिर इसके बाद ये I आया, आपको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस में एक और काम कर सकते थे, ये इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं। VB निकाल लेते आप सीधे, आप VB निकाल लेते एक्चुअली में, VB निकाल लेते, VA तो आपके पास 0 है, VB आ जाता तो सीधे आंसर आ जाता। तो इतना झमेला है, मैं तो देख के ही हट गया इस चीजों में, जेनरिक मेथड को। इसको 2 मिनट में कर दे क्या क्वेश्चंस को, ऐसा ट्रिक जानते हो? देखो यहां से अगर ऐसे में देखूं ना, तो आप लोग को, अरे यार बहुत इसमें I1 I2, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करना इससे, ठीक है? नहीं तो इसका मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा इस चीज का। बहुत इसमें देखना पड़ता है, इक्वेशंस जितने बनते जाते हैं उतने सॉल्व करने पड़ते हैं। इसका 2 मिनट का ट्रिक देखो, इसका 2 मिनट का ट्रिक जो आपको आएगा, और ये चीज आपको क्वेश्चंस करने से आएगा। पैटर्न पहचान लो। क्या आपके पास ये कह सकते हो कि E1 और ये R1 एक्चुअली एक सेल है, ठीक है, जिसका R1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 क्या है, बैटरी का EMF, E2 क्या है, इस बैटरी का EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या मैं बोल सकता हूं R3 एक प्रकार का एक्सटर्नल क्या है, रेसिस्टर है? तो यहां पे एक्चुअली मुझे ऐसा पूछा जा रहा है कि ये रहा R3 और ये रहा एक इक्विवेलेंट सेल होगा, और ये रहेगा इक्विवेलेंट बैटरी बनेगा। इस रेसिस्टर R3 के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो VAB आएगा, और वो इसके कारण यहां जो आंसर आ रहा है वो होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस यहां इसके अक्रॉस। तो इन चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, यहां पे तुरंत आपके पास आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करना आसान है। इसके लिए E कैसे लिखेंगे, E आपके लिए लिखेंगे इसको, E इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा। ये R1 और R2 आपके पास ये कॉम्बिनेशन उसमें है, तो यहां पे आएगा R1, पहले मैं R निकाल लेता हूं,
आर क्या होगा इसके लिए? आर होगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये क्या होगा? इसका R, जिसको एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से रिप्लेस किए। दूसरा है E इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? R टाइम्स आपके पास E1, इसी को R बोल रहा हूं, R इक्विवेलेंट यही है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। और ये आपके पास आ गया E इक्विवेलेंट। अब इससे आप क्या कर रहे हो? इससे आप बैक करंट पास करा रहे हो। तो करंट पास करा रहे हो तो देखो यहां करंट पास करा दो, और करंट पास करवाया आपने, आई बना दिया इसको। तो आपके पास अब आपके पास ये रहा इक्विवेलेंट बैटरी, और अब ये आर जो है ये एक्सटर्नल के साथ क्या हो गया? सीरीज में आ गया है। तो इस कारण से आपके पास आर, ये टोटल आर कितना हो जाएगा? ये तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है ये वाले का सिर्फ, और ये R3 आपके पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और ये जो ई इक्विवेलेंट आपने रिप्लेस किया, इन दोनों से मिला के उसको रिप्लेस किया। तो यहां से आपको आ जाएगा बैटरी के अक्रॉस, आपके यहां पे देखोगे तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ए बी। ये रहा ए और ये रहा बी। अब मेरे को बस आई निकालना है, खेल खत्म। यहां पे मैं इसको लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और यहां से मैं इसको लिख देता हूं, इसको साफ कर देता हूं, माइनस आई कितना होगा? तो आई आपके पास आ गया टोटल रेसिस्टेंस ई इक्विवेलेंट, आपके पास आ जाएगा ई बाई आर आएगा ना, हाँ। तो आई आएगा आपके पास ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1, ये सॉरी डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, तो दैट इज इक्वल टू आपके पास R स्मॉल r प्लस R3 इंटू R। अब इसको सॉल्व करते जाइएगा, चीजें और सिंप्लीफाई होते जाएगी। ये 2 मिनट में इसका आंसर आ जा रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा, R आ जाएगा कॉमन में, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। ठीक है, नीचे में इधर क्या आ जाएगा? माइनस आर आपने कॉमन ले लिया है। ई इक्विवेलेंट क्या होता है? ई इक्विवेलेंट आपके पास होता है E1 बाई, आपके पास एक सेकेंड यहां से आपके पास आता है ई इक्विवेलेंट, आपको निकालना है ना। तो ई इक्विवेलेंट आपके पास आएगा E1, एक सेकेंड, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, हाँ। तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एक मिनट रुको, उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। E2 बाई R2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा R टाइम्स R बाई R3। इतना बड़ा तो नहीं आता यार इसका, एक मिनट देखो सोल्यूशन। एक सेकेंड। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। इसको यहां से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका एक्चुअली सॉल्यूशन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको भेज देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी देखना पड़ेगा इसको फिर फर्दर सॉल्व करके। ठीक है, इसका मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट डे भेज देता हूँ, इसका सॉल्यूशंस, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इसका आप ट्राई करना, सेम प्रोसेस है, आपको बस इसको इक्विवेलेंट बनाते जाना है चीजों में, क्योंकि आई थिंक मैं कहीं ना कहीं फंसा हूं यहाँ पे, अदरवाइज मुझे देखना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है। इसके लिए बस यही है स्ट्रैटेजीज में, कि आप शांत बैठ के इसको इक्विवेलेंट सर्किट्स को तोड़ते जाना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बेटा? हेलो, Yes, sir. ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन आपको भेज दूंगा।
तरीका वही है। इसको में ना जनरली हम लोग मतलब इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल बना के चल रहा है। अगर इसमें जाओगे ना छोटे छोटे वाले ऐसे, जिसमें कहते हैं ना गारंटीड सोल्यूशन है, सी इक्विवेलेंट निकालने का गारंटीड होता है, लेकिन यही ट्रिक्स है आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा। और इसमें मैं अभी मेरे को जहां तक लगता है मेरा कुछ मिस हो रहा है, जो कि मुझे बैठ के देखना पड़ जाएगा। बाई मिस्टेक कभी हो जाता है, दिमाग से निकल जाते हैं, सोल्यूशंस नहीं आते तो इस चीज को मैं आपको कल करके दे दूंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में नोडल इक्वेशन लग जाती है, मैंने देखा था कहीं। नोडल ही तो हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने जो नोडल बोला है कि एक पॉइंट से सारे जगह करंट बहा दिया हमने, यही तो नोड है। नोडल एनालिसिस यही होता है। हमने क्या किया कि वहां पे एक्चुअली होता क्या था, आपको सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कहते थे, एक्सटर्नल बैटरी जोड़ते थे। एक्सटर्नल बैटरी की जगह अब एक इससे भी ऊपर तरीका आ गया नोडल वाला। इसमें क्या होगा कि अगर आपके बैटरी कॉम्बिनेशंस ऐसे हो, जैसे ऐसे आपके रेसिस्टेंस ऐसे हो और ऐसे बने हुए हो, इसके अंदर सेल हो, ऐसे कॉम्बिनेशन बने हुए हो, और ये ओपन हो, सर्किट ओपन हो, तो यहाँ पे नोडल एक यूनिवर्सल तरीका हो गया। आप क्या करोगे, यहां से करंट बहाना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ बोलोगे कि यहाँ करंट चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं रास्ते में। इधर चलेगा, I2 चला, I2 चला, I2 चला, इधर जा गया। फिर यहाँ से I3 आप सॉरी I1 बनाया इसको, यहाँ से I2 बनाया, इसको आया, यहाँ पे I1 प्लस I2 आएगा। फिर इसको यहाँ पे डिवीजन होगा। फिर ये नोडल वाले ही तरीके हैं, एक नोड से मैंने सब जगह बहा दिया। अब जहां जहां करंट जाएगा वो चीजें यहाँ पे नहीं करंट बहेगी, तो वो सारे चीज एक्सक्लूड कर देते हैं। यानी एक नोड से ही हम स्टार्ट करते हैं ये करना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे जितने ये वाला दूसरा तरीका है ना, इसमें सारे में नोडल पॉइंट बनाए, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बनाए, जितने भी पोटेंशियल आ रहे हैं सबको लिखा। उसके बाद जितने आपके पास गारंटी हो जाएगा कि कितने आप काउंट कर सकते हो कि कितने रेसिस्टर है, सारे रेसिस्टर के लिए ओहम्स लॉ लगा दो। यही नोडल प्रोसेस होता है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस बहुत है, ठीक है। इसके लिए एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है इसमें, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक किया है जो आउट ऑफ माइंड अभी थोड़ा सा चला गया। अदरवाइज इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, बाकी को और कोई पीछे वाले में डाउट, बाकी सब प्रोसेस में सर बाकी तो आ गया समझ। ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस हम करते जाएंगे और यही प्रोसेस हम अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए यही करते हैं खत्म, फिर अगले दिन से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।